हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट हियर, a single unified and integrated of judicial system. There is a most important topic first. You have already read a lesson on the silent feature of the Indian Constitution. That is a distinct of feature of our judiciary is that it is a single, unfiltered or integrated judiciary system for the whole country. A single judiciary is represented a head chassis of court. The Supreme Court stands at the top of the single integrated judiciary system with the High Court at the state below. Below the High Court, there is a several subordinate court such as the districts court and which deal with the civil case and sessions court which is decided the criminal case. So here is the most important, the Indian judicial system. There is a Supreme Court of the top of, and the middle is a state high court, and the lower is a subordinate court or lower court. There is a most important flow here. A Supreme Court is superior for the top of the head, and a state high court is a middle, and the last is a starting the day subordinate a court or lower court. The Indian judicial system here present this figure. दोस्तों, जैसा कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय के विषय में। देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक स्थान है और यहाँ पर हर रूल रेगुलेशन बनाई जाती है और रूल रेगुलेशन लागू भी किया जाता है। कहा जाता है कि भारत में जो रूल रेगुलेशन लागू होती है उसको संरक्षण करने का कार्य जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से हमारा जो आज हम करेंगे वो करेंगे एकल एकीकृत न्याय प्रणाली। कहते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में पाठ आपने भी पढ़ा है और जाना भी है बहुत कुछ के बारे में। हमारे न्यायपालिका की यह विशेषता है कि पूरे देश के लिए एक एकीकृत न्याय प्रणाली है। एकल न्याय प्रणाली जो है न्यायपालिका जो है श्रेणीबद्ध न्यायपालिकाओं के प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें एकल एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। यानी देखा जाए तो सबसे ऊंचे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद ही कोई कोर्ट नीचे आती है। कहते राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के नीचे अनेक अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे कि जिला न्यायालय, सेशन जज का न्यायालय, और जो क्रमश दीवानी और फौजदारी मुकदमा सुनते हैं। अगर ये बात अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया है, तो आप फ्लो डायग्राम के रिगार्डिंग भी इस क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो, जैसे कि नीचे दिखाया जा रहा है। जैसा कि आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है कि भारतीय न्यायालय प्रणाली देखिए। कहते हैं भारतीय न्याय प्रणाली में कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपको जानना चाहिए। सबसे टॉप पर जो होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी ये सबसे ऊपर सुपीरियर होता है। उसके पश्चात मिडल में जो होगा उच्च न्यायालय होगा, और नीचे जो होगा अधीनस्थ न्यायालय, जिसके अंतर्गत आपको डिस्ट्रिक्ट न्यायालय सारे कुछ आते हैं। यानी अगर कोई केस अगर मान लीजिए होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो सुनवाई हो जाती है, अगर आपको लगता है फैसला गलत है तो आप हाई कोर्ट में जो है उसकी अपील कर सकते हो। अगर आपको लगता है हाई कोर्ट ने भी गलत फैसला सुनाया है और आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको डायरेक्टली भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसको अपील को सुनता है तो सबसे ऊंचा होता है। लेकिन अगर एटलीस्ट अगर कुछ बातें अगर आपको लग रहा है गलत है या किसी चीज़ में माफ जो है इसको बेकसूर इंसान है और फिर भी इनको सज़ा दी जा रही है, तो इसके लिए लास्ट जो होती है वो होता है जो है आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो क्षमादान भी दे सकते हैं और इसके कारण सुनवाई भी किया जा सकता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम न्यायालय होता है। लेकिन कुछ रेयर केस में जो कि किसी के जीवन से रिलेटेड होती है तो उसको जो है राष्ट्रपति तक भी केस चला जाता है। तो ये आपके लिए समझना अत्यंत महत्वपूर्ण था और समझ के लिए भी जरूरी था। The next topic is the Supreme Court. What do you mean the Supreme Court? The Supreme Court is the highest judicial authorities of India. It consists of the Chief Justice and 25 other judges. The Parliament may increase the number of judges if it is deems necessary. To the beginning, with the decide to the Chief Justice, where there is only 7 other judges. The Parliament has increasing the number of judges from time to time. As in 2005, there are 25 judges besides their Chief Justice, who is called to the Chief Justice of India. And the next, the Chief Justice and other judge of Supreme Court are appointed by
President of India. And well, the appointing the Chief Justice, the President is a constitutionally is required to the consult such a other judge of Supreme Court as the deeming proper. But outgoing Chief Justice away the consulated. The normally the senior most judge of Supreme Court is the appointment as the Chief Justice of India. And thought there is no constitutionally requirement to do so. And the well appointing their other judge, the president is born to be a consult the chief justice and other senior judge. If you deem it proper, and whenever there is a vacancy or a likely vacancy in the Supreme Court, the Chief Justice and four other senior must be judged or consider various name and recommended the name of the person to be appointed as a judge of Supreme Court. This system is based on ruling of the Constitutional Bench of Supreme Court, handed down in 1993 and reinforced in 1999. Thus, the will the Constitution still provide that is the President is the appointing authority of Supreme Court judge. The ruling of Supreme Court has been signed 1999 become a virtually a binding on the President. The power of selection of judge has passed on a group of Supreme Court judge is called to the collegiums of court. The President now perform of the formality of appointing the nominees of the Supreme Court. After the Law Ministry of Formal recommended this name to him. The next year, the qualification and ten and removal of a judge here, there is the most important topic. Qualification, tenure and removal of judge. A person is qualified to the appointment as a judge only he is the citizen of India and if she is fulfilled on other following conditions. The first year, she has been for at least 5 years of judge of the High Court, 2 or more than 2 such a court. And she has been for at least 10 years on advocate of the High Court or 2 or more than 2 such a court. And she is the opinions of the President and dictionary of jurist. The Chief Justice of India and other judge of Supreme Court, the voted office till there is attain the age of 65 years. A judge may be a volunteer resign before the expire of his term. In especially is the case of Supreme Court judge may be removed before the age of retirement. According to the procedure laid to the down in the Constitution, thus a judge of Supreme Court can be removed from the office by on the order of President passed after on address by the each House of Parliament, supported by a majority of total membership of House and not less than 2 1/3 majority of the members of House present and voting. The pass in the same seasons has been to the presented to the President for such a removal on the ground of a provide is a misbehavior and capacity. So far a proceeding for a removal were initiated through only in one case against the judge of Supreme Court. But she could not be removed because there are revolution and could not be passed by the parliament. It is a clear to Supreme Court judge and enjoy to security of the tenure and the executive cannot be arbitrarily remove them. And no person who has a held of office of judge of Supreme Court is allowed to be pleaded as an advocate in any court or before any authorities within the territory of India. The judge of the Supreme Court are paid such a salary are determined by the parliament from time to time. And next here, a court of record. The Supreme Court is a court of record. It is a two implication. All it is a decision and judgment are states a precedent in all court of country. They have the force of the law and the binding on the all lower court. And indeed it the High Court as a court of record. Their Supreme Court can even send a person to the jail who maybe have a commuted contempt of their court. देखो जैसा कि आपको पता ही है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना होगा आपके लिए कि सर्वोच्च न्यायालय होती क्या है और सर्वोच्च न्यायालय की क्या संरचना है, क्योंकि हम जब तक उसकी संरचना और कार्यविधि के बारे में न जाने हमारे लिए जानना
जो है बेकार ही रहेगा। इसे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानिए। देखिए क्या है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है, यानी यहाँ पर कहते हैं उच्च से उच्च जो है फैसला ली जाती है। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश होते हैं और यदि संसद आवश्यक समझे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा भी सकती है और समय समय पर संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई भी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अगर हम आरंभ में देखें तो उच्चतम न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशों भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहलाता था। जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय में कोई स्थान खाली होती है अथवा उसके खाली होने की संभावना होती है तो मुख्य न्यायाधीश सहित 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कई नामों में चर्चा करने के पश्चात उन नामों की सिफारिश करते हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की पहले 1993 में और फिर 1999 की जो है संविधान पीठ द्वारा की गई निर्णय पर आधारित थी। कहते संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अभी भी राष्ट्रपति के पास ही है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के 1999 के निर्णय के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के सलाह मानने को बाध्य होना पड़ जाता है। अब यह शक्ति न्यायाधीशों के समूह के पास चली गई है जिसे कॉलेजियम्स कहा जाता है, यानी कॉलेजियम्स इसको नाम आज दिया गया है। राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक रह गई है कि वह विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित व्यक्तियों को नियुक्ति करे। यानी आज जो है सिर्फ देखा जाए तो कॉलेजियम हो जाने के कारण जो राष्ट्रपति से भी इनकी भूमिका रह गया है कि शपथ दिलाने की रह गया बात, क्योंकि जो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है विधि मंत्रालय द्वारा होती है। विधि मंत्रालय जिसको भी नाम नियुक्त करती है उसी को ही राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है। और ये सब कारण क्या हुआ कि कॉलेजियस लागू हो जाने के कारण ऐसा हुआ। उसके पश्चात हमारे समक्ष योग्यता, कार्यकाल तथा पदोन्नति। देखिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है यदि वो भारत का नागरिक है तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो वह कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो अथवा वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या कह सकते हो कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई विख्यात न्यायविद हो, तो इनको जो है नियुक्ति करना आसान हो जाता है। यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी 65 वर्ष तक जो है अपने कार्यरत रहते हैं। अगर हम इसकी तुलना अमेरिका के न्याय से करें, न्याय प्रणाली से करें, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो होता है वो आजीवन रहता है, यानी वहाँ पर जो है रिटायर करने का चांसेस बहुत कम होता ही नहीं है। और कहा जाता है कि वहाँ पर जो है उनको आजीवन रहते हैं, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक जो है न्यायाधीश के पद पे रहते हैं, इसलिए दूसरे व्यक्तियों को जो है चांस बहुत कम मिलता है। तो अमेरिका में बहुत ही जटिल प्रक्रिया है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर न्यायाधीश के पद पे मनोनीत हो चुका है तो आजीवन जो है वो न्यायाधीश के पद पे ही बना रहेगा, ठीक है। और उसको जो सैलरी भी होगी वो जो है आजीवन ही प्राप्त होती रहेगी जितना स्टार्टिंग में होता है। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाता है कि 65 वर्ष तक जो है वो अपने पद पे बना रह सकता है। कोई न्यायाधीश कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। असाधारण स्थिति में किसी न्यायाधीशों की सेवावृत्ति की आयु पूरी होने से पहले भी अपदस्थ किया जा सकता है, यानी उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में हटाने की कोई प्रावधान नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, परंतु इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना भी होगा। अंततः सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को उसकी अक्षमता का कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग प्रस्ताव पारित कर दे, जिसके लिए एक ही पत्र में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य की कुल संख्या 2/3 बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। यानी जो अगर आप देखोगे तो लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको 2/3 के बहुमत से जो है न्यायाधीश को हटाने के लिए सिफारिश किया जा सकता है और राष्ट्रपति जो है इसको सेवावृत्त भी कर सकता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया था, यानी कहते हैं अभी तक भारत के इतिहास में देखा जाए तो इस तरह से जो हटाने का प्रक्रिया था सिर्फ एक बार ही किया गया था, परंतु फिर भी उसे हटाया नहीं जा सका क्योंकि संसद उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित है
और कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नहीं हटा सकती है। कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहता है देश भर में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहता है वो देश में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो ये अगर मैंने तुलना भी किया अमेरिका और इंडिया के साथ तो कहते हैं अमेरिका में अलग है और इंडिया में बहुत ही अलग है। तो इस तरह से जो है इनकी तुलना से आप ये समझ सकते हो कि अमेरिका में किस तरह के जो है शासन प्रणाली है, जहाँ पर जो है उच्च न्यायालय की क्या स्थिति बनाई गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अभिलेख न्यायालय। कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। यह दो प्रकार से है। इसके सभी निर्णय और फैसले यहाँ पर जो है संयोजक रखे जाते हैं जिन्हें देश के सभी न्यायालयों द्वारा संदर्भ के रूप में प्रयोग भी किया जाता है एवं उन्हें कानून के सामान्य मान्यता भी प्राप्त होती है। अभिलेख न्यायालय के रूप में से किसी भी व्यक्ति को न्यायालय का निरादर या मानहानि करने पर दंड देने का अधिकार है। तो ये काफ़ी विशेष बात रहती है। अगर कोई मानहानि करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको दंड देने के लिए सदैव अग्रसर भी रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज jurisdiction of Supreme Court. What do you mean to the jurisdictions of Supreme Court here? The scope of power of Supreme Court to be heard and decided to case is called to the jurisdictions of Supreme Court. Has three types of jurisdictions, namely original, appellate, and the advisory. So let's now examine the three jurisdictions here. The first here, original jurisdictions. There is original jurisdictions here. There are contained case which is a fall with the exclusive jurisdictions of Supreme Court. It means that all such a case begin or originate in a Supreme Court only. It is also mean that such a case cannot be initiated in any other court. This case is a departure that come under original jurisdictions are given below. The first here, departure between two government of India on the one side and one or more state on the other side. And next here, departure of between the government of India and one or more state one side and one or more state on the other side. A second here, departure between two or more state. The Supreme Court has been invested with a special power in the enforcement of fundamental right. In this connection, it has the power to issue direction or verdicts and the rights. And there is third here, the case under public interest is a litigation, means PIL. There are public interested litigation. There PIL can also be heard directly. This is on the extra constitutionally practice. There is no mention of PIL in the Constitution. The next here, appellate jurisdictions. The power of the Superior High Court to be heard and decided appeal against the judgment of a lower court is called to the appellate jurisdiction. The Supreme Court has a vested appellate the jurisdiction. It here appeal against the judgment of the High Court. Thus, it is the highest and the final court of appeal. If one of the parties to be discharged is not satisfied with the decision of High Court, one can go to the Supreme Court and file on appeal. The appeal can be filed in a civil, criminal, and constitution case. There is a most important appellate jurisdiction here. There is the appeal can be filed of civil, criminal, and constitutional case. The first here, appeal in a civil case here. The appeal in a civil case, the rupture of relating to the property, marriage, money, contract, and service sector are called civil case. If a civil case involve a substantive point of law of public importance needing an interpretations of constitution or law, on appeal against to High Court, decision can be made to Supreme Court. Earlier, the financial limit of such a civil case was 20,000, but now according to the 30 Amendment of 1972, there is no minimum amount for taking a civil appeal to be Supreme Court.
If a substantially question of interpretations of law or constitution is involved, appeal may be made against decision of High Court. The next year, appeal in a criminal case. On appeal may be both to be a Supreme Court against High Court decision in a criminal case in a number of situations. Firstly, if a high court set aside an appeal or an order of acquittal passed by a lower court and awarded death sentence to be assumed, he may be bearing to appeal to be Supreme Court by right. And secondly, here, appeal can be also be made to be Supreme Court if the High Court withdraw a case from a lower court to itself and declares the accused and guilty and awarded death sentence. In the situation, also appeal can be made as a matter of right and without certificate from High Court. The appeal in a case other than these two category may also be both to be Supreme Court, provide the High Court a grant a certificate that the case is a fit the appeal to the Supreme Court. And next, in case where the High Court refused to certify the case to be fit for appeal to the Supreme Court, one may be seek especially leave to the appeal from the Supreme Court itself. The Supreme Court may be a grant such a special leave in its discretion, but only in a rare case. The next year, appeal as a constitutional case. A constitutional case is neither a civil rupture nor a concerning a crime. It is a case arising out of different interpretation of constitutions. The mainly regarding the fundamental right in such a constitutional case on appeal can be taken to Supreme Court. Only if a High Court certifies that a matter to the rupture involved to the substantially question of law. If the High Court denies a certificate of fitness to the appeal to be Supreme Court, the Supreme Court can use its discretion and grant especially leave to be appealed to itself in any case it deems fit. The next year, advisory adjudications. Advisory adjudication here, the power impel court as a right to be give advice if you solve under advisory of adjudications. And the President of India may be refer any question of law or public important to the Supreme Court for its advice. But Supreme Court is not be bound to give advice in case the advice or the opinion of the court is sent to be President. He may or may not accept it. The advice of the court is not be binding on the President so far whenever the High Court has given it is the advice the President have accepted it. The court refused to give its advice on the question whether a temples existed at the spot where the Babri Masjid was built at the Ayodhya. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, यानी सर्वोच्च न्यायालय कहाँ तक जो है विस्तृत है और इसका क्या अधिकार क्षेत्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए। कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे को सुनने और फैसला करने के अधिकार या शक्ति को न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के अधिकार क्षेत्र होते हैं, जैसे आरंभिक हो गया, मूल हो गया और अपील संबंधी मंत्रागण संबंधी अधिकार क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र जो है काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके बारे में हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यही आता है आरंभिक अथवा मूल क्षेत्र अधिकार। देखिए आरंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार का अर्थ क्या होता है। कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में ही आते हैं, यानी कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जो उच्च न्यायालय के क्षेत्र में ही आते हैं। इससे अभिप्राय यही हुआ कि ऐसे मुकदमे केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही आरंभ होते हैं, अर्थात जिन्हें पहली बार केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है तथा वे किसी अन्य न्यायालय में दायर नहीं किए जा सकते हैं। मूल्य न्यायाधिकार में आने वाले मुकदमे इस प्रकार हो सकते हैं। पहला अगर हम बात करें तो यही है कि ऐसे मुकदमे जिन्हें एक और केंद्रीय सरकार तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य सरकार हो, तो ऐसे मुकदमे जो हो सकता है। ऐसे मुकदमे जिनमें एक और केंद्र सरकार के अतिरिक्त एक या एक से अधिक राज्य सरकार हो और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य सरकार हो, तो ऐसे मुकदमे में
आती है ऐसी प्रॉब्लम। ऐसे मुकदमे जिसमें दो या दो से अधिक राज्य के बीच विवाद हो। तो मौलिक अधिकार के संरक्षण तथा लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके लिए उसे निर्देश अथवा आदेश देने का अधिकार भी सम्मिलित होता है। जनहित याचिका यानी पीआईएल होता है जनहित याचिका भी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है, और यह एक ऐसा अधिकार है जो संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अपीली संबंधी अधिकार। देखिए, अपील करने के अंतर्गत क्या अधिकार है? किसी भी निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को भी किसी उच्च अदालत द्वारा सुनने की शक्ति के अपीली संबंधी न्यायाधीश कहा जाता है, यानी न्यायाधिकार कहा जाएगा। क्योंकि इसमें अगर कोई अदालत ने अगर आपका फैसला सही नहीं दिया है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी अपील कर सकते हो और जो है न्याय प्राप्त कर सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय का अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र बहुत ही विशाल होता है और यह उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। यानी उच्च न्यायालय ने अगर हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है लेकिन आप उसे संतुष्ट नहीं हो तो इसको जो है आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाके अपील कर सकते हो। अंततः सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील अंतिम अपील मानी जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ केस रेयर होते हैं जो अपराधी के जगत के होते हैं, जिसमें किसी जान की होती है, तब जाके वो राष्ट्रपति के पास जाता है। नहीं तो सभी जो निर्णय होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय ही माना जाता है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है, और यह अपील जो हो सकती है या तो दीवानी हो सकती है, फौजदारी हो सकती है, या संवैधानिक मामलों से संबंधित हो सकती है। तो ये हमारे लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये सोच रहे होंगे कि दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मामले होते क्या हैं, तो चलिए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि दीवानी, फौजदारी मामले होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है दीवानी मामले। कहते हैं दीवानी मामले के अंतर्गत जो होता है संपत्ति, विवाह, धन, समझौता या किसी सेवा संबंधी झगड़े के मामलों में दीवानी मुकदमा कहलाता है। यदि किसी दीवानी मामलों में लोक महत्व का कोई ऐसा प्रमुख कानून बिंदु है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वांछनीय है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पहले ऐसे दीवानी मामले की वित्तीय सीमा केवल 20,000 रुपये तक ही थी, परंतु 1972 में किए गए संविधान के तीसरे संशोधन के अनुसार अब सर्वोच्च न्यायालय में की जाने वाली दीवानी अपीलों की लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है फौजदारी मामले। कहते हैं कई परिस्थितियों में फौजदारी मामले ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि कोई उच्च न्यायालय निचली अदालत द्वारा दोष मुक्त घोषित किए गए व्यक्तियों को मृत्युदंड सुना दे तो ऐसे व्यक्ति को इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का पुण्य अधिकार है, यानी उच्च न्यायालय में इस मुकदमा का सुना जाना भी न्याय उचित ही माना जाएगा। यदि उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मुकदमे को अपने यहाँ मंगा ले और उस व्यक्ति के दोषी करार देते हुए मृत्युदंड सुना दे तो ऐसे मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसी स्थिति में भी अधिकार स्वरूप और उच्च न्यायालय से बिना किसी प्रमाण पत्र के अपील दायर किया जा सकता है। उपरोक्त दो स्थिति के जो है अतिरिक्त भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र दे दे कि मुकदमा जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है तो वो अपील की जा सकती है। यदि कोई जो है उच्च न्यायालय के किसी मामलों में यह प्रमाणित करने से इनकार कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है तो संवैधानिक व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति प्राप्त कर सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार की विशेष अनुमति बहुत ही कम मामलों में देता है, यानी बहुत ही कम मामले हैं जहां पर इस तरह की जो है सुनवाई किया गया है। उसके पश्चात अंतिम जो आती है हमारे समक्ष संवैधानिक मामले। देखिए, संवैधानिक मामले न तो दीवानी झगड़े होते हैं और न ही फौजदारी अपराध होता है। यह ऐसा मुकदमा है जिसके कारण संविधान के विभिन्न प्रकार के व्याख्या करना होता है, विशेष तौर पर मौलिक अधिकारों से संबंधित व्याख्या अथवा अर्थ निकालना। ऐसे मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में केवल तभी हो सकती है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि मामला संवैधानिक सवालों से संबंधित है। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करने से मना कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाने योग्य है तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्वेच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे किसी भी मामले में जिसे वह उचित समझता हो अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। उसके पश्चात अंतिम जहाँ फैसला होती है मंत्रागण संबंधी न्यायाधिकार। देखिए, उच्च न्यायालय की सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है जिसमें मंत्रागण संबंधी न्यायाधिकार होता है। इस अधिकार का अर्थ यही है
कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने का अधिकार भी प्राप्त है। यदि उसे परामर्श मांगा जाए और तो मंत्रालय संबंधी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी कानून संबंधी अथवा लोक महत्व को प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग कर सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं होता है। दूसरी ओर यदि परामर्श या मत भेज दिया जाए तो उसे मानना या न मानना राष्ट्रपति के लिए भी बाध्यकारी नहीं होते हैं। आज तक जब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति ने उसे सदैव ही स्वीकार ही किया है, यानी कभी भी इसको जो है मना ही नहीं किया गया है। अयोध्या में जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उस स्थान पर पहले मंदिर था या नहीं, जब इस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगी गई तो उसने अपनी राय देने से इनकार कर दिया। The next topic is the most important gradients of the Constitution. What do you mean the gradients of the Constitution here? There is a safety. The safety is a gradient of the Constitution. The Constitution is the India of supreme law of the land and Supreme Court. It is the interpret and gradient. It does not allow to the executive or parliament to the violate as any provision of the Constitution. It can also review any action of the government which is the alleged volatiles and provision of the fundamental right. This power of the Supreme Court is called judicial review, about which we shall study later. If it is a find violations of any provision of the Constitution, it may be declared the concerned law of ultra vires or nulls and their void. It is on the basis of this power of judicial review of the Supreme Court that it is called to gradients of Constitution. It is also called a champion of liberties and is a watchdog of democracy. In this context, the role and the function of the Supreme Court is wide and comprehensive. The next here, protect and fundamental right. There is the most important topic here. The Supreme Court has a concurrent is a right, and with the High Court it is issue direction or order with the right to be an enforcement of fundamental right. And these are the nature of the rights of their habeas corpus and mandamus as the provisions and certiorari and the quel warranto. This is the way to make of Supreme Court is a protect and guarantor of the fundamental right. This idea that in a case of the violation of law or right, the court may be issue direction for a compliance with their constitutions. Thus, the citizens of India are ensured as for a fundamental right are concerned. The Supreme Court has the right to be declare a law passed by the legislatures null and the void if the incurrences is upon our fundamental right. It has rejected maybe legislations which is a volatile fundamental right. This so how to Supreme Court has a way serve as the guardians of fundamental right. The here show the which mean that it is an order issued to the lower court of as a functionary of the state to be take a step to the restore the right of the people. There is the most important here. And next is review of the oval judgment. If the Supreme Court discover that there are some new fact or evidence, or if it is certified that some mistake or error took place in the preview decision, and it has a power to review their case and alter, it is a preview discussion. This is generally done when a review a petition of failed. The normally review are done by a bigger bench than the one that originally decided the केस। दोस्तों, जैसा कि आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ है संविधान के संरक्षण, यानी वोटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहते हैं संरक्षण किस प्रकार संविधान की संरक्षण होती है। देखिए, कोई भी अगर रूल रेगुलेशन बनती है, जब तक हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे उस रूल रेगुलेशन का कोई वैल्यू कोई अर्थात नहीं रह जाएगा। इसलिए संविधान ने ये प्रावधान किया गया है कि जो कानून है उनको कैसे जो है संरक्षण प्रदान किया जाए। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है और सर्वोच्च न्यायालय इसका जो है व्याख्यात्मक तथा संरक्षक भी होता है, यानी सभी कानूनों का रक्षक जो होता है को ही माना जाता है। कहते हैं यह कार्यपालिका या विधायक को इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने देता है।
यह सरकार के किसी भी कार्य का जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक जो है पुनरावलोकन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगामी पाठों में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। यदि सर्वोच्च न्यायालय के लगे कि संविधान में किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो वह जो है संवैधानिक कानून और असंवैधानिक अथवा अवैध घोषित भी कर सकता है। यानी अगर उल्लंघन के मामले में ये जो है असंवैधानिक और जो है अवैध घोषित करने का भी अधिकार इसको पूरा प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के इसी अधिकार का आधार इसे संविधान का संरक्षण भी कहा जाता है। इसे स्वतंत्रता का सार्थक और लोकतंत्र का रखवाला भी कहा जाता है। यानी जो कहते हैं हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है स्वतंत्रता का समर्थक भी करता है और लोकतंत्र का ये रखवाला भी है। इससे संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का कार्य विशाल एवं विस्तृत हो सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को निर्देश देने, आदेश देने तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। यह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध और अधिकार पुच्छ उत्प्रेक्षण लेख के रूप में हो सकती है। यही आदेश सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार का संरक्षण तथा प्रहरी बना देता है। यदि किसी कानून का उल्लंघन होता है अथवा अधिकार का हनन होता है तो जो है न्यायालय संवैधानिक नियमों का पालन का आदेश भी दे सकता है और इस प्रकार भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। यानी भारत में अगर मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन होना किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। यदि विधायक द्वारा पारित की गई कोई भी कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उसे अवैध घोषित कर दे और इसने ऐसे कई कानून रद्द भी किए हैं जैसे मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट की पावर ही कह सकते हो कि एक तरह से मौलिक अधिकारों का संरक्षण मात्र करता है और इसका करना भी दायित्व होता है। ठीक है, इसमें कोई कानून रद्द भी किए हैं और जिसमें मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था, इससे ही स्पष्ट होता है कि किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य किया है। यहाँ पर रिट वर्ड आ रहा है। रिट वर्ड मतलब होता है याचिका। देखिए रिट वर्ड जो आ रहा था, ठीक है, WRITS आ रहा था, रिट्स आ रहा था, इसका मतलब था कि याचिका। यह एक आदेश है जो किसी निचली अदालत या राज्य के अधिकारियों को दिया जाता है ताकि वह लोगों के अधिकार वापस दिलाने के लिए जो है उचित कार्रवाई कर सके। उसके पश्चात हमारा पॉइंट आता है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का भी सुप्रीम कोर्ट को जो है पूरी छूट है। कहते हैं यदि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ नए तथ्य अथवा नए प्रमाण मिले, यह विश्वास हो जाए कि उसके पुण्य निर्णय में कोई भूल हुई है, तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पूर्ण निर्णय पर पुण्य विचार करे और अपने निर्णय को बदल भी सके। यह प्राय तब किया जाता है जब कोई जो है पुण्य विचार के लिए याचिका दायर करता है। सामान्यतः पुण्य विचार करने वाली पीठ पुण्य निर्णय देने वाली पीठ से बड़ी होती है। दोस्तों ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट था। Our next topic is judicial review. What you mean to judicial review here? It is a process through which the judiciary examine whether the law of enacted by a legislatures or on action of the executives is in accordance with the constitution or not. The power of the judicial review was first required by the Supreme Court of the United States. Now it is the freely exercised by Supreme Court of India and in many other countries. Our High Court also exercises the power. Judicial review does not mean that every law passed by the legislatures is taken up by their Supreme Court for a review. It only means that a court will be review the law was and when to get an opportunity. This is possible is a two-way. The first, the court can be review the law if the validity of challenged, and second, here the Supreme Court, High Court may be get an opportunity to review a law in the another situation also. If a person or institution feel that he is the right or violated or the contain benefit due to him under a law are beginning denied, the court will examine such as petitions may come to be a conclusions that is a law under which is a relief is sought is a relief unconstitutionally
Therefore, the relief may not be granted. In a democratic country like India, the power of judicial review is an important guarantee of the right of the people. Besides, the Supreme Court has been to the interpretations of various provisions of Constitution. Its rulings are treated as a law of the land. Let us now see how to the Supreme Court has a play its role on is the custodians of civil liberties and particular of fundamental right. The right to equality is an important right which ensures equality before the law. The right is equality also means absence of special privilege and inequality of treatment. So the Supreme Court is the name of the protective discrimination has justified the benefit or concession in the form of reservation and relaxation of eligibility condition. And there is a right to be freedom has given to various kind of freedom to all of us, but the freedom of press was not mentioned in the constitution. It was decided by the Supreme Court that the freedom of press as a right is implied in the right to freedom of expression. Thus the court expanded the right to the freedom. The Supreme Court has regarded as a right to be now as the important right to be able to take part in a participatory process of development and democracy. The court had ruled that the right to be life in Articles 21 impel and included the right to be education and clean environment also. Regarding the delays in the deciding the case, the Supreme Court has held that a delay in a trial constitute denial of justice. It is also laid down that a speedily trial, release on the bail of under trials, free legal aid to be poor and is accused or also is a fundamental right. The Supreme Court has used its power of judicial review and given to various districts decision of safety guard. The right of the individual, it has stood guard of the linguistics right to minorities. The religion right of the people, welfare of the workers and daily wage earners. If has also taken to action to the protect a bonded labor, prevent explanations of women, children and depressed a section of society. No doubt the Supreme Court thought its power of judicial review has granted our right to the various walk of life. The Supreme Court has given to the momentous decision. Through the what is called judicially activisms and the court has given to such a rulings and compulsory use of CNG fuel for the use of public transport vehicles in Delhi so that the pollution could be a thought under control. Similarly, for the protection of the lives of the people, it has made for the use of helmet and compulsory for the two-wheelers user and even to the experienced riders. The power of judicial review is an important granted of the right of the people. It does not be allow any violation of the constitution. It is given to several new interpretations to be the constitutionally provision. Thus, it has protected as well as the expanded the constitution. दोस्तों जैसा कि पता ही आपको है कि न्याय जो है पुनरावलोकन इसका अर्थ बहुत ही विस्तृत है जिसको आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि न्याय जो है पुनरावलोकन क्या होता है यानी दोबारा से उसका निरीक्षण करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायपालिका यह परखती है कि जो व्यवस्था पालिका द्वारा बनाया गया कोई कानून अथवा कार्यपालिका कोई कार्य संविधान के अनुसार है या नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन कि यह जो है शक्ति सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुई थी। यानी सबसे पहले देखा जाए तो अमेरिका में इस तरह का जो है शक्ति दी गई थी, तब भारत ने भी इसको अपना लिया। अब इसका प्रयोग खुले तौर पर यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय या कई अन्य न्याय देशों में भी हो रहा है। यानी आज देखा जाए तो पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है वो पूरे विश्व में बनाया जा रहा है। हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी इसका प्रयोग करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ नहीं है कि विधायक द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और परखा जाता है। देखिए, इसका अर्थ केवल यह है कि न्यायालय को जब भी कभी यह अवसर मिलेगा वह कानून का पुनरावलोकन करेगा और यह दो प्रकार से संभव है। प्रथम यही होता है कि जब भी किसी कानून की वैधता की चुनौती दी जाएगी, न्यायालय उसका पुनरावलोकन करेगा
और दूसरी स्थिति ये भी है कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय किसी भी कानून का पुनरावलोकन करने का अवसर प्राप्त होता हो। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था यह अनुभव करे कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है या किसी कानून के अंदर उसे मिलने वाला लाभ उसे नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी याचिका की जांच करते समय न्यायालय इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि जिस कानून के अंतर्गत राहत मांगी जा रही है वह अपने आप में संवैधानिक माना जाएगा। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट पुनरावलोकन की शक्ति जो दी गई है, जो अमेरिका से ली गई थी, बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही जरूरी भी है। भारत जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जनता के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी देखा जाए तो एक सेफ्टी गार्ड है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विभिन्न प्रावधानों की सदैव व्याख्या भी करती है। इसका निर्णय देश का कानून समझा जा सकता है। अब आइए हम यह जानने का प्रयास करें कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार जो है नागरिक स्वतंत्रताएं और विशेषताएं मौलिक अधिकार के संरक्षण की भूमिका निभाता है। सामान्यतः अधिकार का महत्वपूर्ण अधिकार है कि जो कानून के सम्मुख की समानता सुनिश्चित करती है। समानता के अधिकार का अर्थ विशेष अधिकार अथवा व्यवहार में असमानताओं की जो है अनुपस्थिति भी हो सकती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षणात्मक जो है भेदभाव के नाम पर दिए जाने वाला आरक्षण तथा योग्यताओं को उचित ठहराता है। स्वतंत्रता के अधिकार से हम सबको कई प्रकार की स्वतंत्रता भी दी जाती है, परंतु प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के जो है अंतर्गत समझा जाए। इस प्रकार न्यायालय ने स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार कर दिया। स्वतंत्रता न्यायालय की जानकारी या जो है सूचना प्राप्त करने के अधिकार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे हम लोकतंत्र तथा विकास की सहभागिता की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा स्वच्छ पर्यावरण की सम्मिलित किया जाए। कहते हैं मुकदमे का निर्णय देने में होने वाली देरी के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि निर्णय देने में देरी करने का अर्थ है न्याय देने में देरी करना। न्यायालय का मत यह भी है कि तीव्रता से मुकदमे का फैसला करना, अभियुक्तों की जो है जमानत पर छोड़ना, निर्धन व्यक्तियों के जो है निःशुल्क कानूनी सहायता देने भी मौलिक अधिकार में सम्मिलित माना गया है। लोक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक जो है पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय भी दिए हैं। इसमें अल्पसंख्यकों के जो है भाषाई अधिकार, जो है लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तथा कर्मचारियों को दिहाड़ी मजदूर के भले ही के लिए सुरक्षा का प्रदान करना। देखिए हमारे संविधान में सभी चीज़ों का कानून है, लेकिन इस कानूनों को मान्यता लोगों द्वारा नहीं दी जाती है। इसे बंधुआ मजदूर की रक्षा के लिए महिलाएं, बच्चों तथा समाज के अवग्रस्त वर्गों को शोषण से भी बचाने के लिए कार्रवाई की गई है। निसंदेह सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग करते हुए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे अधिकार की रक्षा भी किया है। इसे कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए हैं और न्याय सक्रियतावाद के प्रभाव में न्यायालय ने कई निर्देश भी दिए हैं। जैसे पर्यावरण को प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली में सार्वजनिक यातायात वाहनों में CNG गैस का प्रयोग, पर्यावरण को दूषित करने के स्थान पर स्वच्छ बनाने के लिए नियंत्रण अनिवार्य है। इसी प्रकार लोगों के जीवन की सुरक्षा बनाने के लिए इसे दुपहिए चालकों तथा पीछे बैठने वाले सवारी दोनों के लिए हेलमेट जो है प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जनता के अधिकारों को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है और यह संविधान का उल्लंघन नहीं होने देती है। नई नई व्याख्याओं द्वारा संविधान के प्रावधानों को एक नया रूप भी दिया गया है और इस प्रकार से संविधान की रक्षा के साथ साथ इसका विस्तार भी किया जा रहा है। The Indian Supreme Court is the most important here. A public interest is litigations. There is a public interest litigation means PIL. There is a short form here, PIL. The earlier judiciary are including Supreme Court intended to the litigations only from this party. There is the affected directly or indirectly by its. It is ready to decide to the case only under its original and appellate is a judications. But subsequently there is a court is a permit case on the ground of public interest litigations. It means that even people who are not be directly involved in the case may be bearing to be a notice of the court matter of public interest. It is a privilege of their court or to enter to the application for the public interest litigation means PIL. There are public integration
here interest. The concept of PIL is introduced by the Justice PN is a Bhagwati. And the PIL is important because justice is not easily available to the poor and the weaker section of society. The Supreme Court, on the basis of the letter received from is a journalist, the lawyer and social workers, and even on the basis of the newspaper report, has taken up a number of matters of public interest. Let's take some example to now how to PIL has helped to the people to get a justice. Under PIL is a right of under trials held under illegal detentions has been to restore. The Supreme Court ordered the release of many detainees of without trial on the ground of their personal liberty, which could not be occurred due to judicially is a bureaucratic is a influency. The Supreme Court has also taken up a step to free bonded or laborers, tribes, and the slum dwellers. And the woman is a rescue home, and children is a civilians, and the home child labor, etc. In case of environmental pollution, the Supreme Court has ordered a closure of a few factories near to Kanpur, Delhi, and other places. With more and more discussions coming from the Supreme Court, the scope of PIL has widened. Is now a person is approached the court through the letter, and if the Supreme Court is believed that a matter is of public interest, it can be considered later to be a petition and the direct of hearing of the matter so that public interest may be protected. The process of PIL has led to the increasing of judiciary activism. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है जनहित याचिका यानी PIL। देखिए जनहित याचिका का मतलब क्या होता है। जनहित जनता द्वारा याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है, यानी जनता जो है कुछ भी गलत देखता है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने का उसका जो है प्रावधान होता है। आरंभिक अगर दौर में सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायपालिका केवल उन्हीं के मुकदमे सुनने के लिए स्वीकार करती थी जो प्रत्यक्ष या प्रक्षेप रूप से प्रभावित होते थे। यह केवल मूल्य तथा अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र के ही मुकदमे सुनती थी और उन पर फैसला भी सुनाती थी, परंतु बाद में न्यायपालिका जनहित याचिकाओं पर आधारित मुकदमे में भी सुनने लग गई। इसका अभिप्राय यह है कि वे लोग भी जिनका किसी मामलों में कोई सीधा संबंध नहीं है न्यायालय में कोई जनहित का मामला ला सकते, यानी जनता को ये जो है प्रावधान दिया गया कि कोई भी गलत चीज हो यानी इन्वायरमेंट या कुछ ही भी तरह प्रॉब्लम हो तो न्यायालय में जो है वो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। यह न्यायालय का विशेष अधिकार है कि वह उस जनहित याचिका को स्वीकार करे या न करे। जनहित याचिकाओं की अवधारणाओं को जो है न्यायमूर्ति PN भगवती ने शुरू किया था, यानी इसका श्रेय जो जाता है स्टार्ट करने का PIL का जगह न्यायमूर्ति PN भगवती ने शुरू किया था, जो कि बहुत बड़ी पहल थी। जनहित याचिका अब इसलिए महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि इससे समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग को जो है सुलभता से न्याय मिलने लग गया है। पत्रकारों, वकीलों और समाज सेवकों को यहाँ तक कि समाचार पत्र के रिपोर्टरों के आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक जनहित याचिकाएं स्वीकार भी किया है। आइए यह जानने के लिए कि जनहित याचिका ने किस प्रकार लोगों को न्याय दिलवाया है, कुछ एग्जाम्पल देके हम समझने की कोशिश करते हैं। जनहित याचिकाओं के द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाए गए लोगों को जिन पर मुकदमा चल रहे हैं उन्हें कई अधिकार दिलाए गए हैं, यानी जो व्यक्तियों को बंदी बना दिया गया है अवैध तरीके से, यानी कोई उसका अपराध नहीं था फिर भी उनको जो है जेल में चलाया रखा जा रहा है, तो इसके लिए उन्होंने जो है इस अपील का प्रयोग किया है, यानी PIL का प्रयोग किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई कैदियों को बिना मुकदमा चलाए ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर रिहाई के आदेश भी दिए हैं, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी न्यायिक व्यवस्था अथवा नौकरशाही की अक्षमता या अयोग्यता को कम नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूर, जनजातियों, गंदी बस्तियों के निवासी, नारी, उधर गृह में रहने वाले महिलाएं, बाल सुधार गृह के बच्चे तथा बाल मजदूर को मुक्त कराने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। पर्यावरण के प्रदूषण के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर, दिल्ली तथा कुछ अन्य स्थानों पर कुछ फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिक निर्णय लेने के कारण
जनहित याचिका का क्षेत्र काफी बढ़ गया है। अब कोई भी व्यक्ति केवल एक पत्र के माध्यम से न्यायालय तक पहुंच सकता है और यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि मामला जनहित का है तो वह उसी पत्र को याचिका मान सुनवाई के निर्देश भी दे सकता है ताकि जनहित की रक्षा की जा सके। जनहित याचिकाओं की इस प्रक्रिया में न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला है, यानी देखा जाए तो एक्टिविज्म को काफ़ी यहाँ पर बढ़ावा मिला है, जिससे कोई भी गरीब व्यक्ति भी जो है उच्च न्यायालय में अपना अपील दे सकता है PIL के रिगार्डिंग। तो कहते हैं बहुत बड़ा पहल है, लेकिन इस पहल को जो है सुचारू रूप से चलाना भी न्याय उचित ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था।